नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करते हैं मुर्शिदाबाद की। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे इस चैनल को, अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर हम मुर्शिदाबाद की बात करें तो एक बार ज़रा ये देख लेते हैं कि इसकी सिचुएशन क्या है। पश्चिम बंगाल का ये राज्य है, गंगा नदी के किनारे पर बाईं साइड में ये बसा हुआ है। ये घनी आबादी वाला ज़िला है और भारत में 9वां सबसे बड़ा घनी आबादी वाला ये ज़िला है। बहरामपुर शहर ज़िले का मुख्यालय है। अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। बंगाल के नवाबों की सत्ता की सीट थी। कभी पूरे बंगाल का शासन इसी नगर से होता था। नवाब सिराजुद्दौला के पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों से हारने के कुछ वर्ष बाद बंगाल की राजधानी को कलकत्ता के नए स्थापित शहर में स्थानांतरित कर दिया गया था। जिले का नाम मुर्शिदाबाद के ऐतिहासिक नाम के ऊपर रखा गया, जिसका नाम नवाब मुर्शीद कुली खां के नाम से रखा गया था। जिले में 22 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2021 की अगर गणना करें तो करीब करीब 71 लाख इसकी आबादी है और जनसंख्या का घनत्व जो है वो 1350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और साक्षरता अगर हम देखें तो 63% यहाँ की साक्षरता है। और लिंग अनुपात देखें तो 1000 के पीछे 958 जो हैं वो महिलाएं हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो वक़्फ़ कानून के बाद लोगों को उकसाया गया ताकि यहाँ पर दंगे कराए जा सकें, और जैसा कि यहाँ अनरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो उस पर हम बात करेंगे। इसमें जो शक किया जा रहा है वो अंसार बंगला पर शक किया जा रहा है। सरकार ने वक़्फ़ बिल जब पास किया तो ये कहा गया कि इलाके के लोगों द्वारा कि मुसलमान हम पर जुल्म कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। और वहाँ पर घरों को आग लगा दी गई, गले पर चाकू रख दिया गया। दंगाई भीड़ से बचकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लोग बाहर जाने लगे। नाव से करीब 140 किलोमीटर दूर मालदा के लिए भी कई लोग चले गए। 7 अप्रैल से, आज है 15 अप्रैल, 7 अप्रैल से छोटे छोटे प्रोसेशन जो है वो चल रहे थे। 11 अप्रैल को हालात बिगड़ गए, यानी करीब 4 दिन पहले। और विरोध कर रही भीड़ ने ट्रेन भी रोकी और पथराव भी किया। नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। हिंसा की जो शुरुआत हुई वो सूती कस्बे से हुई, लेकिन जल्दी इसका असर शमशेरगंज और रघुनाथगंज तक पहुंच गया। अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं, 50 घायल हैं। इनमें फरक्का के एसडीपीओ समेत 16 पुलिस वाले भी शामिल हैं। सूती, शमशेरगंज और रघुनाथगंज के करीब 170 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हिंसा के बाद ऐसे सुनने में खबरें भी आ रही हैं कि यहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हिंसा के दौरान कई लोग जो घायल हुए हैं उनको सहायता दी जा रही है। बंगाल की पुलिस और बीएसएफ ने हिंसा पर रिपोर्ट तैयार की है और इसके पीछे डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का हाथ हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है।
बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन का अंसार बंगला पर भी शक है। और ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, ये प्रतिबंधित पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है और इसके जो फाउंडर हैं अबू बकर हैं और मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं वो एम.के. फैज़ी हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और 17 राज्यों में इनका प्रसार है। चुनाव आयोग में इन्होंने 13 अप्रैल 2010 को रजिस्ट्रेशन भी कराया था, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, पांडुचेरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मणिपुर शामिल हैं। केरल में जो 2020 में निकायों के चुनाव हुए थे उसमें एसडीपीआई ने 100 सीटें जीती भी थी। अब अगर बात करें भीड़ और पुलिस के बीच में जो झड़पें हुई उसमें तोड़फोड़ और लूट हुई, तो नेशनल हाईवे 12 पर सजुर मोड़ पर धुलियाना नगर पालिका के जाफराबाद शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में ये झड़प हुई और दुकानदार जो लोग हैं वो तोड़फोड़ और लूटपाट का आरोप भी लगा रहे हैं। हिंदू मुसलमान समुदाय के बीच में आपसी हिंसा शुरू हुई। इसे रोकने के लिए बीएसएफ की 10, सीआरपीएफ की 5 कंपनियां वहां पर इम्पोज कर दी गई, उनको तैनात कर दिया गया। मुर्शिदाबाद के पास के ज़िलों में मालदा और वीरभूम में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पर। 14 अप्रैल यानी सोमवार को वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए, यानी कल। जंगीपुर के बाद कंडी के कुली चौरा एरिया में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के साथ बहस हुई। शमशेरगंज के जाफराबाद गांव में आम के बागान से सेंट्रल फोर्स के जवानों पर ईंट पत्थर भी फेंके गए, जो कि पूरी तौर से इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। हमारे जो जवान हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। अगर कोई भी उन पर ईंट पत्थर फेंकता है, किसी भी कम्युनिटी का, किसी समुदाय का हो, तो मैं उसका भरपूर विरोध करता हूँ। जवान जो है वो गश्त पर थे, उसी समय उनके ऊपर ये हमला किया गया, जो कि सर्वथा अनुचित है। जवान बागान के अंदर गए, चारों तरफ से हमले शुरू हो गए और शमशेरगंज की पुलिस भी थी। अब हालात ऐसे बन गए कि उनको उल्टे पांव भागना पड़ गया, जो कि मौके की नजाकत को देखते हुए ये कदम उचित ही था। सेंट्रल फोर्स की कंपनियां भेजी गईं, पुलिस के सीनियर अफसर पहुंचे। अब शमशेरगंज के जाफराबाद गांव में सिक्योरिटी फोर्स पर हमले के बाद जवानों को लौटना पड़ा था, इसलिए वहां पर पुलिस की तैनाती जो है वो ज़्यादा कर दी गई। तैफूल एक 17 साल का बच्चा है, उसके भी मरने की खबर है। तैफूल के रहने वाले एजाज अहमद जो 17 साल के हैं, और उसके पिता बताते हैं कि 11 अप्रैल को मामा के घर गया था, तभी सजर मोड़ पर उसको गोली मार दी गई। अब देखने वाली बात यह है कि अगर इस तरह से किसी की मौत हो जाती है तो वो भी संज्ञान में आनी चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जो 17 साल का बच्चा है और जब दंगा हो रहा है या बलबाई है या कोई झगड़ा हो रहा है, तो उनको माँ बाप को चाहिए कि वो घर के अंदर रहें, एहतियात बरतें। बच्चे जो हैं वो बाहर ना जाएं अगर कहीं इस तरह की वारदात हो रही है तो। अब ये भी कहने में आ रहा है कि मुर्शिदाबाद छोड़कर कई परिवार मालदा जा रहे हैं, और इसमें बहुत सारे नाम भी हैं। जयंत दास का परिवार है, जैसे वो चला गया। से ही शमशेरगंज में 65 साल के हरगोविंद दास और उनके बेटे 35 साल के चंदन दास की हत्या कर दी गई, वो पहले खबर आ चुकी है। और चंदन की चचेरी बहन
शर्बनी दास कहती है कि ये 4 घंटे चला, जैसे बम फटने की आवाज़ आती है ऐसे आवाज़ें आ रही थी। और पुलिस वाले जो हैं वो जो लोग दंगा कर रहे थे उनके उनके घरों को सर्च कर रहे थे, और वो अगल बगल का जो एरिया था, आसपास का जो एरिया था, जो मुस्लिम सेंसिटिव एरिया था, वहाँ पर भी गए। दंगाई घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे थे, इसीलिए उनको वहाँ जाना पड़ा। उस समय 4 बजे का वक्त था। एरिया के ज़्यादातर लोग काम पर गए हुए थे। मरने वालों में चंदन हरगोविंद दास रोज खाने कमाने वाला व्यक्ति था। अब अगर देखे गई हिंसा में बांग्लादेश से आए लोगों के शामिल होने पर शक भी किया जा रहा है, जो वाजिब भी है। और एक जर्नलिस्ट हैं, वो बताते हैं कि वक़्फ़ के विरोध में चल रहे प्रदर्शन किसी नाम या संगठन के बैनर तले नहीं हो रहे। ये जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग हैं उनका नाम आ रहा है, और ऐसा हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर खुला हुआ है, वहाँ पर कोई ऐसी चेक या कोई ऐसा रोक लगी नहीं हुई। यहाँ से दोनों देशों की आवाजाही फ्रीक्वेंटली होती है। जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई तो एक बीएसएफ के आईजी को रिपोर्ट भी भेजी गई है। हिंसा के पीछे बांग्लादेश संगठन का कोई हाथ भी बताया जा रहा है, अंसार बंगला का हाथ बताया जा रहा है। ये संगठन बांग्लादेश में बैन है, और बॉर्डर के इलाकों में इस तरह की हिंसा हो सकती है, इसलिए एहतियात ज़्यादा बरती जा रही है। बीएसएफ की रिपोर्ट में जंगीपुर में हुई हिंसा में बांग्लादेशी आतंकियों की भूमिका का जिक्र है। जंगीपुर में भारत बांग्लादेश बॉर्डर का ज़्यादातर हिस्सा नदी वाला है, जो गंगा नदी है। इससे यहाँ तारबंदी करना, बॉर्डर को मतलब सील करना या फेंसिंग करना थोड़ा कठिन काम है, परंतु इसके बावजूद भी बीएसएफ वहाँ निगरानी बनाकर रखी हुई है। और भारत के जो लोग हैं वो इस बात की इंतज़ार में भी हैं कि कब हालात जो हैं सामान्य होंगे। बांग्लादेश का चंपई नवाबगंज जिला आतंकियों और अपराधियों का गढ़ माना जाता है, ये भी बात सामने आ रही है। और बांग्लादेश से सटा जो एरिया है मालदा, वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वीरभूम में इंटरनेट सेवा बंद है। मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कने के बाद इन सबको बंद किया गया। अब बीएसएफ की 10 कंपनियां, सीआरपीएफ की 5 कंपनियां, पश्चिम बंगाल की पुलिस वहाँ पर तैनाती है उनकी, और वो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने का काम कर रहे हैं। सांसद जो हैं वो अपने बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की जो हैं उनका ये गढ़ माना जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है, और लोकसभा की 3 सीटें यहाँ पर आती हैं। तीनों टीएमसी के पास हैं। विधानसभा में मुर्शिदाबाद से चुने गए 22 में से 20 विधायक भी टीएमसी के हैं। अब फरक्का से विधायक हैं मनीरुल इस्लाम, इनके भाई के घर 12 अप्रैल को हमला हुआ था। ऐसी घटना जो है बताई जा रही है। जंगीपुर सांसद खलीलुर रहमान भी यही शक जताते हैं, कहते हैं हिंसा करने वाले नदिया के और मालदा ज़िले से पानी और सड़क के रास्ते आए थे। तो मुर्शिदाबाद में जिन टीएमसी और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका दबदबा है, उनमें जंगीपुर के खलीलुर रहमान हैं, मुर्शिदाबाद के अबू ताहिर खान हैं, बहरामपुर के यूसुफ पठान हैं जो कि क्रिकेटर भी रहे हैं, और टीएमसी के फरक्का, शमशेरगंज, सूती, जंगीपुर, रघुनाथगंज, सागर दिग्गी, लाल गोला, भगवान गोला, रानीनगर,
नवाग्राम, खरग्राम, बुरवाल, कांधी, भरतपुर, रैजी नगर, बेलडांगा, हरिहरपारा, नौदा, डोमकल और जालंगी, इन सीटों पर टीएमसी के विधायक भी काबिज हैं। अब बीएसएफ अलर्ट हो गई है, सीआरपीएफ के साथ वो गश्त भी कर रही है। साउथ बंगाल फ्रंटियर के आईजी कर्णी सिंह शेखावत ने बताया कि अब तक पुलिस चाह रही है कि यहाँ पर तैनाती रहे। हम पुलिस की पूरी मदद कर रहे हैं, जो लोकल पुलिस है वहाँ पर, और सीआरपीएफ जो है। आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ हम अलर्ट हैं। बीएसएफ के साउथ बंगाल के डीआईजी बीआरओ नीलोत्पल कुमार पांडे कहते हैं, शमशेरगंज के कुछ इलाकों में हमारे जवानों पर पेट्रोल बम और पत्थरों से भी हमला किया, परंतु हालात में सुधार हुआ है। बीएसएफ के किसी भी जवान को चोट नहीं लगी, ये अच्छी बात है। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है। ज़िले में मुस्लिम आबादी करीब 70% है और यहाँ पहले भी हिंसा होती रही है। दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन यानी सीए के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए थे। 14 दिसंबर 2019 को रेलवे स्टेशन और बसों को निशाना बनाया गया था। लालगोला और कृष्णापुर स्टेशन पर 5 ट्रेनों में आग लगा दी गई थी। सूती में पटरियां तोड़ दी गई थी। 2024 में रामनवमी के दौरान मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में हिंसा भड़की थी। इस दौरान 20 लोग घायल हो गए थे। हिंदूवादी संगठन ने आरोप लगाया है कि जुलूस पर छतों से पत्थर फेंके गए। अब देश में जो नया कानून है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। आसाम में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है और बंगाल में अगले साल चुनाव भी हैं। और बंगाल में देखने वाली बात ये है कि 30% जो आबादी है वो मुस्लिम है और उसमें से जो भी वोटिंग पोल होता है उसमें 75% लोग टीएमसी को वोट देने वाले हैं। और जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं वो मालदा है, मुर्शिदाबाद है, नॉर्थ 24 परगना है, हावड़ा है, कोलकाता है, साउथ 24 परगना है। इस प्रकार ये टोटल जो है 78.5 लाख अनुमानित आबादी है, जिसमें 66.27% मुस्लिम है, हिंदू 33.21% और अन्य जो हैं वो 0.25% हैं। हालांकि बीजेपी इसको अपने सियासी ज़मीन की तलाश कर रही है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 46% वोट मिले थे, बीजेपी को 38% मिले थे। इस बार बीजेपी चाह रही है कि विधानसभा चुनाव हो तो उसके वोट प्रतिशत बढ़ जाए। तो लब्बो-लबाब ये है, आखिर में देखने पर ये जो बातचीत सामने आती है वो ये कि ले देखकर सियासी मामला ज़्यादा है। बीजेपी यहाँ अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उस जद्दोजहद में वहाँ पर बीजेपी की ओर से कई बार जो राज्य का प्रभार है वो लोगों को बदला गया है। वहाँ पर मध्य प्रदेश के भी एक दबंग जो है वो नेता गए थे परंतु निराश होकर लौटे। और अमित शाह साहब का भी वहाँ दबदबा काफ़ी ज़्यादा होने के कारण विरोध ममता टीएमसी की जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ उनका विरोध भी ज़्यादा है। और सही बात ये है कि मोदी साहब खुद ममता जी के बेहद खिलाफ हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस प्रकार के तनातनी ना रखकर अगर आपको केंद्र और राज्य की सरकार ठीक से चलानी है तो आपको सामंजस्य बैठाना होगा और राज्यपाल को भी ये निर्देश देने होंगे कि वो अपनी नैतिकता से काम ले। देखा गया है कि वो हमेशा केंद्र के प्रति वफादार रहते हैं, राज्य के प्रति वफादार नहीं रहते। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूं और आपसे एक बार फिर प्रार्थना कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।